आइए दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश जमरे और मैं आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का यूथ कंपटीशन का फर्स्ट वॉल्यूम है उसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उनको लेकर आया हूं। तो आइए अपन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में एक अवयव के एक्रॉस वोल्टता इससे प्रवाहित धारा के रेखीय रूप के से समानुपाती तब यह है एक। किसमें रेखीय रूप से समानुपाती रहते हैं? तो इसमें देखो, रेखीय रूप से करंट किसमें समानुपाती रहते हैं? आप जानते हैं रेखीय रूप में क्या रहेगा, ये रहेगा आउटपुट। मान के चलो ये आउटपुट है, ये इनपुट। ठीक है, तो ऐसे एक रेखीय रूप में कैसे किसमें रहेगा? इसमें रहेगा रेजिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका थ्योरी देखते हैं अपन। ओम के नियम अनुसार किसी परिपथ में क्या है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग किसी परिपथ में प्रतिरोध के अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज धारा के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं रेखीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का भी है, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। ठीक है, ये कैपेसिटर ट्रांसफार्मर प्रयोगकर्ता आदि रेखीय अरेखीय ही है। ये क्या है? रेखीय अरेखीय रहेगा। कैपेसिटर इंडक्टेंस और ट्रांसफार्मर ये अरेखीय रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ गया, ये है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पेसिव डिवाइस ओनली। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो कि पेसिव डिवाइस है? ठीक है, कौन सा है इसको देखेंगे अपन। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, डायोड है। डायोड क्या है? पेसिव है। डायोड पेसिव। कैपेसिटर इंडक्टेंस और ट्रांजिस्टर इसमें नहीं। ये डायोड और ट्रांजिस्टर दो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले। जो आर एल सी रहते हैं, जैसे आर एल और सी, ये पेसिव होता है। ठीक है, ठीक, जो पावर को कंज्यूम करते हैं। और ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर भी एक पेसिव कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें पेसिव का ग्रुप देखना अपने को, तो ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके डिटेल देखते हैं अपन। देखिए, पेसिव डिवाइस ये होते हैं, क्या होते हैं पेसिव डिवाइस? ये होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा की खपत करेंगे, यानी कि कंज्यूम करेंगे। और एक इसके विपरीत क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव क्या रहता है? एक्टिव। एक्टिव डिवाइस जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, जो क्या है, सप्लाई को डिलीवर करेंगे। ठीक है, वो सप्लाई को डिलीवर कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा? ऐसी युक्ति जो सौम्य विद्युत का प्रवर्धन नहीं करते, मतलब खुद विद्युत को उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन वो कंज्यूम करेगी, उसमें निष्क्रिय कहलाएंगे ऐसे चीज। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ वो खुद अपने आप डेवलप नहीं करता है वोल्टेज को, और वो कंज्यूम करता है। प्रतिरोध भी है इसके रेजिस्टेंस के कारण। और अ, संधारित्र, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, ये चारों पैसिव डिवाइस है। सामान्य सभी अर्धचालक युक्तियां जैसे डायोड हो गया, एफईटी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनको हम सक्रिय एक्टिव कैटेगरी के रूप में मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है? एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इनक्लोज्ड धारा के बराबर, यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? इंग्लिश में भी पढ़ता हूं इसको। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी around closed path is equal to current in closed path. This statement is associated with which law? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके ऑप्शन ये है हमारे पास, कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ या लेंस लॉ। कौन सा रहेंगे? अपन एक बंद पाथ के रूप में जैसे एक डेफिनेशन आपने पढ़ा है, उसमें कौन सा था? ये एम्पियर का नियम रहता है। ठीक है, एक बंद पाथ के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसकी तीव्रता कितनी रहेगी? तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इनक्लोज्ड धारा के बराबर होती है।
ठीक है, यह एम्पियर का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण फ्लक्स डेंसिटी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा म्यू 0 गुना होती है। ठीक है, ये वाला फार्मूला एम्पियर का नियम है, इसको याद रखना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इन इनकरेक्ट। इसमें से क्या देखना है अपने को, ये ग्रुप दिया है, जैसे ए का ये दिया है इसमें, और बी का ये दिया, सी और डी दिया है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताए। पी बराबर क्या होता है, देखो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, हाँ, पी बराबर आई स्क्वायर होता है, और ये सही है। और आर बराबर एल ए होता है, और इसमें क्या रखा है, एल का स्क्वायर रखा है भी। ठीक है, इसका मतलब एल का स्क्वायर तो नहीं होता, तो ये वाला हमारा सही होना चाहिए, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, और सी वाला क्या है, पी बराबर है वी आई, है ना, पी बराबर वी आई। ठीक है, ये भी सही है। और डी वाला वी बराबर आई आर है, वी बराबर आई आर है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये वाला रहेगा, जो बी वाला, ये गलत आंसर है। हाँ, जिसका सही रूप ये होता है, जैसे मैंने ये लिखवाया। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में क्या, वो कूलम का नियम ये कहता है। ठीक है, ओम का नियम कहता है ये, वोल्टेज वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा करंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक स्थिर रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारा बी वाला आंसर, इसके डिटेल देखते हैं अपन। देखिए, इसमें ये दिया है बी वाला आंसर, इसमें स्थिर प्रणाली सप्लाई के लिए बंद परिपथ की वोल्टता वो धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, क्योंकि ओम के नियम अनुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान भी उसी अनुपात में उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिरोध का मान नहीं बदले, इसमें प्रतिरोध एक कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। ओम का नियम जैसे कंडीशन ही है, ओम का नियम वही रहेगा जब उसमें स्थिर होना चाहिए वोल्टेज, ये और टेम्परेचर और ये स्थिर होगा। तो वोल्टेज में जैसे जैसे हम वेरिएशन करेंगे, वैसे वैसे हमारा करंट में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या, द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, क्यू बराबर आई और टी होता है, ये एक फार्मूला है, क्यू बराबर एन ई होता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज क्या है, आवेश, आवेश मतलब क्या है, आवेश, आवेश की डेफिनेशन क्या है, एक अदृश्य है जो दिखता नहीं, इस कारण कोई भी वस्तु क्या करती है, आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है, इसी के कारण। ठीक है, ये वाला आंसर, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवेश की इकाई कूलम होती है, एम्पियर की एक, एम्पियर किसकी इकाई, धारा की, ये एम्पियर भी दिया, एम्पियर धारा की इकाई है, एक सेकंड तक प्रवाहित किए जाना, इसकी डेफिनेशन, आवेश की इकाई कूलम होती है, एक एम्पियर की धारा एक सेकंड में प्रवाहित किए गए स्थानांतरण आवेश, मतलब एक सेकंड के अंदर जितने हमारे आवेश प्रवाहित होगी, उसको हम एक एम्पियर कह लें। ठीक है, जैसे कि एक कूलम बराबर, ये हमें दिया है, एक कूलम बराबर याद है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये वाला, धारा की इकाई एम्पियर, वोल्टेज की इकाई वोल्ट रहेगा, प्रतिरोध की इकाई ओम, प्रतिरोध की इकाई ओम, और बैटरी की दक्षता किसमें मेजर करते हैं हम, एम्पियर आवर में करते हैं। ठीक है, एम्पियर आवर में बैटरी की यूनिट को हम मेजर करते हैं, या वाट घंटा। ठीक है, वाट आवर में भी करते हैं इसको। ठीक है, ये वाला। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, देख सकते हैं इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल एबे ओम्स लॉ, पालन, ओम के नियम का पालन
कौन करता है, ठीक है, ओम के नियम का। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर तो हमारा क्या है, किससे मिलकर बना है, डायोड से मिलकर बनता है। रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, सेमीकंडक्टर ओम का नियम पालन नहीं करता है, ठीक है। और आर्क ये भी नहीं करता, जेनोडायोड भी सेमीकंडक्टर में आ रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला, इनकंडेंस लैंप, उद्दीप्त लैंप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आप देखो, ये पूछा गया है। उद्दीप्त लैंप ओम का नियम का पालन करता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक अवस्था कैसी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए उस कंडीशन में। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए जो विभव, मतलब वोल्टेज के समानुपाती रहती है। ये धारा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। और जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है डी, वोल्टेज ड्रॉप क्या, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस रहेगा, इधर की साइड में बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस हमारा है आर, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप वी आर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट होता है। लेकिन ओम के नियम के अनुसार सर्किट के अंदर जो करंट रहेगी वो वोल्टेज सप्लाई देंगे ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम, अगला क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इन ओनली ड्यू टू, किस कारण से, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल खाली स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है, देखो, जैसे अपने करंट की डेफिनेशन पढ़े, करंट की डेफिनेशन क्या है, आवेश प्रवाह की दर को, है नहीं, आवेश प्रवाह की दर, या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को भी हम क्या कहेंगे, करंट कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, न्यूट्रल चार्ज तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा हमारा। और तीसरा क्या, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण नहीं। मेटल के अंदर बोल रहा है, मेटल के अंदर नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं लिक्विड के अंदर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण होता है, ठीक है। और अलग अलग हो जाएगा, लिक्विड में हो गया, अलग आ गया। उसके बाद फिर गैस के अंदर रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण मेटल के अंदर करंट बहेगा। सेमीकंडक्टर के अंदर कैसा बहता है, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें हम, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आ, इलेक्ट्रॉन के कारण और होल्स के कारण बहता है इसमें, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, जैसे एन टाइप पी टाइप रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट बहता है, ठीक है। इसमें थ्योरी देखो, धातु चालक में धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन या फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, ठीक है। आई बराबर क्या आता है, आई बराबर क्यू बटे टी रहेगा, ठीक है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, या फिर कूलाम पर सेकेंड भी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू ए रजिस्टर 5, सॉरी 9 ओम, ठीक है। इसमें मेजर करना है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस, ये ठीक है, कितने हैं, रेजिस्टेंस का मान हमें दिया है, ये देखो रेजिस्टेंस का 9 वोल्टेज है। ये करंट का मान निकालने के लिए V बटे R, ठीक है। वोल्टेज कितनी है, 36, और रेजिस्टेंस हमारा है 9। इससे हम इस भाग देंगे तो 9 9 9 9 27 9 चौक 36, 4 बार में ये चले जाएगा, तो 4 एम्पियर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इधर दिख रहा है 4 एम्पियर आएगा ये, इसको काटेंगे तो, ठीक है। ये हमारा आंसर 4 सी वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। ओम के नियम, जैसे ओम का नियम बार बार पढ़ रहे हैं, इसी के रिकॉर्डिंग में सही देखना है, कौन सा कथन है जो सही है, ठीक है। ओम के नियम डायोड पर लागू होता है। देखो ओम का नियम मैंने जैसे अभी बोला,
अभी अपन ने देखा तो ये सेमीकंडक्टर जो डायोड रहता है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू डायोड। ठीक है, ये नॉट अप्लीकेबल बोल रहा है डायोड के लिए, तो ये सही बात बोल रहा है। ठीक है, कि ओम का नियम डायोड के ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज नॉट। ठीक है, ये भी वोल्टेज रेगुलेटर भी हमारा इस पे भी नहीं होगा। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, इट इज नॉट फ्लो, इट इज नॉट अलाउ। ठीक है, ohms law is not applicable this डिवाइस। ओके, इसमें डिटेल देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। ठीक है, नहीं लागू होता है। ठीक, ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ में, लीनियर सर्किट में लागू होता है। डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर जो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है उस पे लागू नहीं होता है। ओम के नियम अनुसार V बराबर आई आर, रेजिस्टेंस से निकाल सकते कांस्टेंट, जैसे ओम के नियम के बराबर, जैसे V बराबर आई, या फिर हम लिख सकते हैं इसको V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और V बटे आई बराबर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतने फार्मूले भी याद रखना। ओम के अकॉर्डिंग ये तीन फार्मूले बनते हैं। ठीक है, V बटे आई ये स्थिर रहता है, स्थिरांक है ये रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, देख सकते हैं आप, 10 ओम का प्रतिरोध के सिरों पर के बीच में विभवांतर पोटेंशियल क्या होगा, और इसमें एम्पियर दिया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लीजिए। और इसमें जो गिवन डाटा क्या है, गिवन हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ही 10 ओम है, और करंट दिया है, करंट कितना है 3.5 एम्पियर है। ठीक है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई आर होता है, जैसे अभी ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास 10 तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और करंट 3.5, इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, तो कितना आ रहा हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास कितने आ गए, 35। ठीक है, 35 आ गए। और इसमें पूछा क्या, जब प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान इतना है और ओम 10 ओम है। एक मिनट, इसमें पूछा पूछा क्या है, इसमें शीशे की प्रतिरोधकता ये दी है, इसमें मैं इसको ऐड कर दिया, दूसरे को लगा दिया, इस कारण से है ना, ये 11वां है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये दूसरे का ऑप्शन है, इस कारण से ये दिख अलग है। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे मैंने बता दिया इसमें ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो इसका 35 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए ये 35 वोल्ट आ गया है, इसका ये वाला है। ठीक है, उधर डेरिवेशन उसका अलग था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 40, कितना 40 कूलम ऑफ चार्ज है टू पास थ्रू ए पॉइंट इन सर्किट इफ करंट 8 एम्पियर फ्लो। ठीक है, 40 कूलम दिया है, आवेश का मान सेकेंड में प्रवाहित होती है, एम्पियर कितने सेकेंड, आवेश कितना समय में प्रवाहित होगा। तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला लिखाया था, Q बराबर होता है I और T। तो T का मान निकालना है हमें, कितने कूलम है, 40 कूलम है, और एम्पियर करंट कितनी 8 है, और T है, तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारा 40 बटे 8 हो जाएगा, बटे T, 8 पंजे 40, तो 5 सेकेंड के अंदर ये बहेगा। ठीक है, 5 सेकेंड में इतनी बह जाएगी। ठीक है, 5 सेकेंड, तो इसमें हम आ जाएगा आंसर 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन स्टेटिफाई द एम्पियर्स कूलम लॉ।
निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एम्पियर के सट सटिल नियम का बताता है, सटीक नियम कौन सा बता रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी एम्पियर का नियम अपन पढ़ा है, उसमें ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, ये वाला रहेगा हमारा एम्पियर के नियम। देख सकते हैं आप, ये एम्पियर का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार निर्यात या वायु में, किसमें, वैक्यूम या फिर एयर में, किसी भी बंद पाथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसा रहेगा, ये रेखीय समाकलन रहेगा। ये समाकलन रहेगा रेखीय बी डी एल। निर्यात की चुंबकशीलता, निर्यात की जो वैक्यूम रहेगा उसकी चुंबकशीलता म्यू जीरो आई के बराबर रहेगी। ठीक है, इसके बराबर रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग, 14 क्वेश्चन नंबर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कौन सा है ना, सही व्यंजक देखना इसमें, करेक्ट देखना इसमें। तो वी आर तो नहीं होगा, वी आर के साथ होता क्या, वी बराबर आई आर होता है, तो ये किसी भी कंडीशन नहीं होगा। तो वी बटे शक्ति का बोल रहा है। ठीक है, P बराबर, जैसे मैं लिखवा देता हूँ, P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर वी आई। ये होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, देखो। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। इसमें मैच कर रहा, कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच करेगा, ये वी स्क्वायर आर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वास्तविक शक्ति जो दिया है वो। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन। और अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज ओम्स लॉ, कौन सा ओम का नियम का विवरण है, ओम के नियम का विवरण। देखो ओम का नियम, बार बार ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी यूथ कंपटीशन में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन इनको हम रिपीटेड पढ़ने से बार बार पढ़ेंगे ना हम, तो ये पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, एकदम अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते इसको। वोल्टेज इज ऑलवाइज इक्वल टू करंट, करंट के बराबर नहीं होती, हमेशा नहीं होती। ठीक है, वोल्टेज विद्युत धारा से व्युत्क्रम अनुपाती होती है। दूसरा क्वेश्चन, व्युत्क्रम नहीं रहते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, ये वाला है। करंट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज, करंट डिपेंडेंट नहीं करता वोल्टेज के ऊपर, करंट डिपेंडेंट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, हमारा ये आंसर है। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओम का नियम बोलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, ओम का नियम कहाँ यूज किया जाता है। जैसे में ओम का नियम अपन ने पढ़ा है, कहाँ पे यूज होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल टेम्परेचर में नहीं होता, कांस्टेंट में होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर में, अचर तापमान, वेरिएबल टेम्परेचर नो, यानी इसमें नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, इसकी कुछ थ्योरी दी है, उसको देख लेते हैं। ये दिया है, ओम का नियम कांस्टेंट के लिए लागू होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग V बटे आई का अनुपात, जो नियतांक, एक नियतांक है जो R, ठीक है, R से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्टेट लाइट, जैसे कि एक ये लाइट ऐसी स्टेट लाइट, इस तरह से ये V और I, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसको। और इसलिए वायुमंडलीय घटना जैसे तापमान, हवा, आर्द्रता आदि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओम का नियम इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन लीनियर रजिस्टर और सेमीकंडक्टर, आर्क लैंप आदि पर लागू नहीं रहता। ठीक है, सेमीकंडक्टर के ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक है, सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गतिहीन है, कौन सा गतिहीन है।
कौन सा है इसमें गतिहीन? इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, होल्स भी गति करते हैं, ठीक है। आयंस एक, आयन इज नॉट मूवेबल, ठीक है। आयन गतिहीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन होल गतिशील होते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान होल की मोबिलिटी से ज्यादा रहता है, ठीक है। ये 3 गुना ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन होल से। होल, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब जितने स्पीड इसकी मोबिलिटी मतलब ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा क्षय विद्युत शक्ति का निर्धारण वाट में करें, जब प्रतिरोध के अंतरों के बीच वोल्टेज इतना है। इसमें डिटरमाइन करना है हमें पावर। डिटरमाइन द पावर इन वाट, वाट में, यूनिट वाट में है ना। डिसिपेट बाय, क्या दिया है? डिसिपेट बाय 8 ohm resistance when the potential difference between the end of the resistor, ठीक है। इसमें क्या दिया है? रेजिस्टेंस का मान दिया है हमें 16 ओम, ठीक है। और वोल्टेज का मान दिया हमें 32, ठीक है। अब हमें पूछा इसमें पावर, P बराबर क्या आता है? V स्क्वायर बटे R होता है, ठीक है। तो इसका हम मान रखेंगे, वोल्टेज का डबल हो जाएगा, ठीक है, गुना कर देंगे। 16, 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा। 2 का गुना इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हमारा 64 आंसर आ जाएगा हमारा। डी वाला आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखना, ठीक है। ये है 16 रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ये हमारा, और शक्ति निकालने का ये फार्मूला ये, तो 64 हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय ए 5 ओम रजिस्टर इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज। इसमें क्या क्या दिया है हमें? इसमें भी पावर ही निकालना है हमें, पावर पी। ये पावर का फार्मूला मैंने तुमको बोला था, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर, ठीक है। अब इसमें पावर निकालना है हमें, क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, 5 ओम। और करंट इसमें दिया है आई बराबर 2 दिया है। तो कौन सा फार्मूला? ये वाला लग जाएगा, ठीक है। P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 4 पंजे 20, 20 वाट आ जाएगा, ठीक है। 20 वाट दिया है, कहाँ पे आंसर है इसका? ये वाला आंसर है, ठीक है। 20 वाट आ गया इसमें, फिर ये डेरिवेशन भी इसमें दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या आती है वो हमें देखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन इसमें देखना है अपने को, ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन इसमें देखना है। तो इसमें डायमेंशन निकालने का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सबका अलग अलग। तो उसमें पूरा एक डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। सब एक के बाद एक कैसे निकालेंगे हमेशा। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं अपन ये, जैसे कि ये प्रतिरोध की विमा, हिंदी में हम विमा बोलेगा, डायमेंशन ये है इसका। ये कैसे निकली देखो, Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई और टी, और I बराबर V बटे R होता है, ठीक है। तो अब देखो Q बराबर हम क्या रखा है? I और T, है ना। Q बराबर I और T, और I का मान यहाँ पे रख ले तो V बटे R रखा ये, ठीक है, V बटे R। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, वोल्टेज बराबर क्या आता है? किया गया कार्य मतलब वर्क बाई गुलाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे भी हम सबसे पहले क्या करा अपन ने? क्यू में इसका मान रखा, इसके बाद फिर हम करंट का मान ये रखा इसमें, तो ये बना हमारे पास। अब वोल्टेज का मान रखेंगे हम, तो वोल्टेज के मान रखेंगे तो डब्ल्यू क्यू आ जाएगा, डबल से ये, तो ठीक है। तो ये वाला हमारा आ जाएगा, इनको हम लिख लेंगे तो याद हो, ठीक है। अगला क्या है? ओम इज ऐसा यूनिट, ओम किसकी यूनिट है? तो ये आपको पता है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। और इंडक्टेंस की क्या है? हेनरी। और फेराड कैपेसिटर की, कंडक्टेंस की सीमेन, सीमेन भी बोलते हैं या मोहो भी बोलते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ओम को हम इस तरह से, ठीक है। ये उल्टा है, इसमें हो गया, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अभी हम।
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? गॉस के नियम के लिए, गॉस के नियम के लिए कौन सा समीकरण सही है? गॉस का नियम भी क्या बोलता है देखो, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सर्किट में, बंद पथ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स रहता है, उस पृष्ठ पर प्रतिबंध कुल विद्युत आवेश के किसके गुना में रहेगा? ये देखो 1/ε0 के गुना में रहेगा, ठीक है, इसके गुना में रहेगा वो फ्लक्स। क्या दिया है इसमें? गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो गॉस के अनुसार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र इतना चाहिए, इसके गुना Q के गुना में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? विच वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी की डायमेंशन देखना है अभी, ठीक है। देखिए ये एनर्जी डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए, डायमेंशन कैसा रहता है, ठीक है। डायमेंशन पता रहेगा तो अपन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? ये बी वाला आंसर रहेगा हमारा। इसका देखते हैं, इसका डेरिवेशन होगा, ये वाला देखो, बी डायमेंशन देखना है ये। इससे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण रहता है। अब इसमें मान रखेंगे और कार्य क्या है? बल गुणित ये रहेगा, ठीक है। तो इससे निकाले, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, दर को शक्ति कहेंगे। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ये क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। परिणाम होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। अदिश राशि से सदिश में क्या रहता है? परिणाम और दिशा दोनों रहते हैं। चलिए ये पॉइंट आ गए तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सदिश में परिमाण और दिशा आती है, और अदिश में, अदिश बोल रहा, दिश से मतलब दिशा। इसमें क्या रहता? ओनली परिमाण होता है, ठीक है। इससे इस ये भी पूछते हैं, हर एक यूनिट का पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट विल बी द potential difference in voltage between the terminal of the resistor of 8 ohm when the current through the resistor is 3, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस दिया है 8 ohm एंड करंट कितना दिया है हमें? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर हमें करंट दिया है और इसमें वोल्टेज निकालना, वोल्टेज का आई आर होता है, तो इसका हमें रेजिस्टेंस इंटू करंट करेंगे। 8 का रनसला 24, तो 24 वोल्ट हमारा आ जाएगा। 24 वोल्ट कहाँ है? ए वाला, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है। इसमें भी ये दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। विच अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, 25वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द बायोसर्वट लॉ? बायोसर्वट के नियम के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, करेक्ट? इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, आगे देखो। ये है बायोसेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग, इसमें दिया है, ये देखो, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इसमें देखो बायोसेवर्ट का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले इसको समझना है अपने को और पूरी तरह से इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन बायोसेवर्ट के नियम किसी धारावाही चालक की डीएल लंबाई के अल्फांश द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र में किसी बंद पर क्षेत्र का मान निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। यह चालक में प्रवाहित धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। ये डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फर्स्ट वाला ये बोलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक चालक के अल्फांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल के रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है? यह अल्फांश की लंबाई डीएल उस बिंदु पी से मिलने वाली रेखा के बीच बनाने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, जैसे कि इसके भी बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, जो एंगल बनाएगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ये एंगल है हमारा ये वाला, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक। एक बिंदु P के अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये r दूरी है, वर्ग के एक पॉइंट ये है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आर के स्क्वायर के, ठीक है। ये इतना संबंध है, इसमें याद रखना, ये पूरा एक साथ अपन लिखेंगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं आपको लिख के बताता था, डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन पाई बटे आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन जाएगा, इससे आप पूरा की पूरा याद रख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु के ऊपर डिपेंड करेगा, बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन ये हमारा 26वां आ गया, इसमें भी हमें निकालना है, एम्पियर निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू वैल्यू ऑफ द करंट, वैल्यू है ना, क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, देखो रेजिस्टेंस 40 से दिया है ओम्स, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कितना है 20। अब इसमें करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए V बटे R होता है, ठीक है। वोल्टेज कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 40 है हमारे पास, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, पॉइंट 20, 4 5 20, पॉइंट 5 आ गया एम्पियर, 0.5, ठीक है। ये इससे निकाल लेंगे ये, तो 0.5 एम्पियर आएगा, कौन सा, बी वाला इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, बेसिक में कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सब बनने लगेंगे, ठीक है। आसान है, ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो, इफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसमें थ्रू ए कंडक्टर 1 सेकेंड, देन हाउ मच करंट, यदि इतने इलेक्ट्रॉन सेकेंड में प्रवाहित होते हैं तो गुजरने वाली विद्युत धारा, मतलब इसमें करंट का मान निकालना है। अब देखो मैंने कुछ फार्मूले बताए थे, ये यहाँ पे लिखे, मैं आपको अलग से नहीं लिख रहा इसमें, ठीक है। क्यू बराबर एन ई और आई टी, और ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतने रहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे ये हैं, ऊपर दिया है 1200, ये दिया है, और 1 सेकेंड में, ठीक है। अब हमारे पास करंट निकालने के लिए क्या रहेगा, क्यू बराबर आई होता है, तो इसका मान रखेंगे करंट, ये क्यू का कितना है 19, इसका, तो ये गुना हो जाएगा इन दोनों का क्यू, ठीक है। ये बन आ जाएगा, उसके बाद हम इसको करेंगे तो इसका ये आ जाएगा टोटल, कितने एम्पियर में आएगा, क्यू बराबर होता है एन ई या फिर आई टी होता है, ठीक है। एन का मान कितना था, ये 12, और ये ई का मान, तो ये क्यू का मान अपन ने टोटल निकाला इसमें, है ना, इसका और इसमें गुना करे तो अपन आ गया ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर सरफेस इज, एक चालक गोले के भीतर विद्युत वाहक और विद्युत क्षेत्र कैसे होते हैं, कैसी रहती है इसमें, अधिकतम रहेगी या अंदर की साइड में 0 रहेगी, विद्युत चालक के अंदर ये 0 रहती है, ठीक है। ये वाला 0 आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखते हैं, आंसर ये आ गया, एक आवेश गोले के भीतर विद्युत प्रवाह एवं क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, ठीक है। क्योंकि एक आवेशित गोले के अंदर आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत पृष्ठ विभव के बराबर होता है, अतः आवेश को गोले में केंद्र पर संकेलित माना जाता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी याद रखना, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहता है, पोटेंशियल पूछा जाए ना, वोल्टेज तो ये समान रहता है सरफेस और उसके अंदर, और तीव्रता और क्षेत्रफल ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाले टॉपिक इसमें एक ये वाला रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा दोनों सरफेस और इंटरनल में। अगला क्वेश्चन देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है, तो देखो केमिकल रिएक्शन से नहीं होती, इसमें फ्रिक्शन घर्षण से स्टैटिक होती है,
इंडक्टेंस इंडक्टेंस से भी होते, दोनों से होते। तो इसमें दोनों ऑप्शन क्या, हाँ दोनों ये वाले। ठीक, स्थितिक विद्युत घर्षण और प्रेरण दोनों से उत्पन्न होती है जब किसी कुचालक पदार्थ जैसे कि कांच, फेलोलेन से के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या रहता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। यह कागज और अन्य पदार्थ के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है, जैसे देखते हम उसको, तो वो स्टैटिक हो जाते हैं। इस घटना को मुख्य कारण यह है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया पदार्थ प्लस धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हो जाता है। इस स्थिति को कूलाम के आवेश नियम के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार ये दिया है क्यू क्यू, और इसमें दिख रहा है या इसको लिखना है, ये है हमें क्यू वन क्यू टू। कूलाम का नियम फॉलो होते दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की दूरी की, और ये क्या है, मध्यम पर डिपेंड करे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है करेक्ट फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का करेक्ट इसमें देखो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 2-3 बार अपन क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। ठीक है, अभी तो 30 क्वेश्चन में है, तब देखते हुए कूलाम का नियम ये है, एक ये सर्किट था, स्थिरांक के लिए एक सर्किट या वोल्टेज करंट ये पूरे लीनियर रहते हैं। ठीक है, ओम के नियम किसी भौतिक अवस्था में अपरिवर्तित रहना चाहिए। उनके सिरों पर वोल्टेज जो लगाएंगे उसमें बहने वाली धारा के सदैव स्थिर रहता है, वोल्टेज और करंट भी स्थिरांक रहता है। क्या ओम का नियम कहाँ लागू होता है देखो, और कहाँ नहीं होता। नॉन ओमिक कंडक्टर, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर इसमें इसका पालन नहीं करते। ठीक है, इसमें नहीं लागू। अगला क्वेश्चन 31वां, एक पायलट तार सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध एक ही है। पायलट तार, इसको याद रखने वाली है इसको। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला तो नहीं है, पर याद रखे आप, पायलट तार लेस देन 500 ओम से कम रहते, पायलट तार का प्रतिरोध इससे कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध पूछा है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो 32 वाला, अभी देख सकते हैं अपन। परिशुद्ध प्रतिरोध क्या है ना, परिशुद्ध प्रतिरोध, प्रेसिन प्रेसिशन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, क्या है, कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर वायर बाउंड। ठीक है, ये वाला वायर बाउंड रहेगा परिशुद्ध। ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ऋणात्मक ताप गुणांक का प्रतिरोध क्या है, रजिस्टर विथ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट रजिस्टर विथ ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं, तो ये हमारा पास रहेगा, है ना। परिशुद्ध, ये याद रखना, परिशुद्ध। ठीक है, प्रेसिशन, ये हमें याद रखना, कौन सा प्रतिरोध परिशुद्ध रहता है, तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33वां देखते हैं अपन। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन कूलम हैज द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है कूलम में। ठीक है, तो ये आपको याद होगा इसका, ये वाला फर्स्ट आंसर ही रहेगा इसका, जैसे Q बराबर एन ई बराबर आई। ठीक, ठीक है, ये होता, मैं बता दिया था। और इलेक्ट्रॉन का मान तो हमेशा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम रहता है। इसका मान रखेंगे और ये निकाल सकते हैं अपन, जैसे इससे ये नहीं। ठीक है, 1 कूलम रखा, ये निकाला, तो ये हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, आवेश चार्ज होना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से क्या ओम के नियम में नहीं है। ओम के नियम में क्या नहीं है, वो देखें, ओम के नियम में क्या नहीं है। ओम के नियम में वैक्यूम का यूज नहीं होता है, कंडक्टर में लागू होता है, डीसी सर्किट में लागू होता है, हाई वोल्टेज में भी लागू होता है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा हमारा फर्स्ट वैक्यूम में। क्या दिया है, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग ओम्स लॉ, रिगार्डिंग ओम के नियम को। निर्यात ट्यूब ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम के नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था कैसे होना चाहिए, स्थिर होती है, अपरिवर्तित रहे,
ताप और दाब और जो रहेगी वो क्या अपरिवर्तित है। चालक के सिरों पर लगने वाला जो वोल्टेज रहेगा, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट सदैव, या फिर वोल्टेज और करंट स्थिर होता है, वोल्टेज और करंट का अनुपात स्थिर होता है, जिससे प्रतिरोध कहते हैं। जो स्थिरांक रहेगा उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, रेखीय परिपथ में लीनियर सर्किट में ओनली लागू होता है। अगले क्वेश्चन क्या है, 35वां। व्हाट मटेरियल स्विंपिंग रेजिस्टेंस इज मेड। स्विंपिंग रेजिस्टेंस किसका बना होता है? ठीक है, स्विंपिंग प्रतिरोध किस पदार्थ का बनाया जाता है? निकिल कोबाल्ट का मिश्र धातु, मैग्नीन एल्यूमिनियम का फर्स्ट दिया है, और दूसरा तीसरा क्या है, मैग्नीन और तांबे का। स्विंपिंग रेजिस्टेंस आप याद रखिए किस किस का बना रहता है, एलोय रहता है ये, एलोय ऑफ मैग्नीन, मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन एंड कॉपर, ये कॉपर का और इसका बना हुआ है। ठीक है, इसका देखते हैं डिटेल क्या। स्विंपिंग प्रतिरोध मैग्नीन और तांबे के मिश्र धातु से बना होता है। इसका उपयोग तापमान एरर को कम करने के लिए किया जाता है। स्विंपिंग रेजिस्टेंस का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? टेम्परेचर एरर रहती है, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम अभी। ये 36वां क्वेश्चन आ गया हमारा। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी का संचरण के लिए क्या है, इससे रिलेटेड अपने को पढ़ना है। देखो, टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। अगर हाँ, दो बॉडी अगर डिफरेंट रहेगी तो उसमें हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा हमारा, तो वो क्या रहेगा, सेम बैलेंस कंडीशन में तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे एक दोनों टंकी बराबर लेवल पे हम रखेंगे, और एक टंकी को पानी ज्यादा भरेंगे तो वो पहले नहीं भरेगी, दोनों सेम साइड में भरेगी। पर एक ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे तो नीचे वाली पहले भर जाएगी, वो पानी अगर हम एक ही जगह से डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी रहेगा, बॉडी इस तरह से जाएगी। तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकंड वाले की कम से कम एक वस्तु का उसमें स्थिरत होना चाहिए, एक वस्तु को उसमें स्थिरत होना चाहिए कम से कम। दूसरा क्या, वस्तु से संपर्क में होने चाहिए, संपर्क में ये वो नहीं है इतनी खास। बट फर्स्ट वाला आंसर हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊष्मा संचरण करने के लिए दोनों बॉडी का तापमान भिन्न भिन्न होना चाहिए। यह दोनों बॉडी का तापमान एक समान होगा तब ऊष्मा का संचरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, सेम रहेगा तो नहीं होगा। ठीक, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने के लिए तीन विधि रहती, तीन विधि, जैसे कि मेटल के अंदर कैसे रहेगी, और लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होगी, और उसके बाद फिर जो वेपर रहता उसमें कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन विधि रहती है। चालन विधि फर्स्ट विधि रहती है, संवहन और विकिरण विधि रहेगा। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान चालन विधि में होता है। ठीक है, गैस और द्रव्य के अंदर संवहन विधि से होता है, संवहन विधि से होगा गैस और द्रव्य के अंदर, ये याद रखे आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है रजिस्टिविटी ऑफ लोड, शीशे की प्रतिरोधकता क्या आती है। चलिए इस पे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन करा है इसका। एक मिनट, 36 37, 37 के ऑप्शन नहीं है, और लाइट चले गई है। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं तक करता, और अगले अभी बाद में करूँगा। ठीक है, और तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ आगे के लिए वीडियो कंटिन्यू करने के लिए, और वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है।